हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। इस नई श्रृंखला में हम परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड एक परिचय की। जो उत्तराखंड का क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय है। उससे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उन सभी को हम परिचर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण आपके लिए किसके लिए है, हमने सीरीज चलाई हुई है लेक्चरार के लिए, ठीक है। जो प्रवक्ता संवर्ग है उसके लिए बेस है, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। देखो, उत्तराखंड के अलावा यहाँ से जो पहला पेज है, यहाँ से सेंट्रल लेवल के एग्जाम से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं उनके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सेशन है उत्तराखंड का एक परिचय में हम क्या जानेंगे, उत्तराखंड का बेस तैयार करेंगे कि किस प्रकार इसका भौगोलिक परिचय है, भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ के राज्य चिन्हों के बारे में जानेंगे। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड अन्य राज्यों के साथ कितना सीमा साझा करता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जानेंगे, सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, ठीक है। इसकी अगर बात करें भूगर्भिक संरचना की तो उसके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। तो जुड़ जाइए और इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप वहां से इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा बेस तैयार करेगा, ठीक है। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई बुक्स भी आपको, देखो बुक्स पढ़ने की भी, जब बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत ही लंबा आपको डीपली पढ़ेगा मिलेगा, आपको अधिक समय चाहिए। लेकिन इससे अगर आप इसको प्रिंट आउट करवा लेते हो तो आपके लिए मैंने जो की पॉइंट है वो हेडलाइट किए हुए हैं, यही आपके लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर भौगोलिक परिचय की बात करूं तो आपको पता है हिमालयी राज्य के रूप में सबसे पहले कौन, असम अस्तित्व में आता है, ठीक है। असम की बात करूं तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, प्रसिद्ध है, किसके लिए है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम आपके लिए। मानस कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो वही असम की बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले हिमालयी राज्य था, ठीक है, जो अस्तित्व में आया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर कब, 26 अक्टूबर 1947 को, इंपोर्टेंट डेट है। जम्मू और कश्मीर क्या, 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, भारत में विलय के साथ भारत का दूसरा हिमालयी राज्य बनता है, ठीक है। भारत में विलय कब हुआ जम्मू कश्मीर का, 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। और यह भारत का दूसरा हिमालयी राज्य बना। पहला हमने असम बताया, दूसरा हमने जम्मू कश्मीर बताया, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में बताओ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मुझे बताएंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अगर बात करूँ तो बुर्ज नाम का वृक्ष यहाँ पाया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है बुर्ज नाम का वृक्ष जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और कश्मीर में बताओ कश्मीर को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के घास के मैदान को क्या, गुलमर्ग कहा जाता है। यहाँ का गुलमर्ग क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऐसे आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। और कश्मीर कौन सी श्रेणी में आता है, काराकोरम में आता है, लद्दाख में आता है, जास्कर में आता है, पीर पंजाल में आता है, या आपका कैलाश में आता है। तो आप ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। इसके पश्चात अगर बात करूं तो क्रमशः नागालैंड 1966 में अस्तित्व में आया। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश 1971 में, उसके बाद मेघालय 1972 में, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, कब, 1972 में। सिक्किम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है सिक्किम, एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 ओर से लगती हैं। आप बताएंगे मुझे कहाँ कहाँ से लगती हुई हैं, ठीक है। अगर आप भारत के मैप देखेंगे तो उसमें अंगूठी जैसा बना होता है सिक्किम, ठीक है। मणिपुर क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ मुझे, मणिपुर क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ मुझे। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, फमदुई, ठीक है, संगाई हिरन, बताओ मुझे ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। फिर उसके बाद सिक्किम 1975 में आता है। और उसके बाद अगर बात करूं जिसके बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं, देवभूमि, और पुराणों में मानसखंड, केदारखंड, ठीक है, केदारखंड गढ़वाल की भूमि को, मानसखंड कुमाऊं की भूमि को, और आज अगर बात करें तो उत्तराखंड, और इससे पहले, ठीक है, इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसका गठन की बात करूं तो हिमालयी राज्य के रूप में कब आता है, 9 नवंबर 2000 को आता है। आपके लिए 1 नवंबर बताओ कौन राज्य किससे अलग होकर बना, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 नवंबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर। 9 नवंबर मैंने बताया है, 1 नवंबर और 15 नवंबर मुझे बताएंगे कौन सा राज्य अलग होकर एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, कौन से हिस्से से, ठीक है। तो देखो उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को अलग होता है, ठीक है, 11वां रूप था, ठीक है, 11वां था। इसका कौन सा नंबर था हिमालय राज्य में, 11वां था। और देश का ये 27वां था, ठीक है, पूरे भारत देश में इसका कौन सा स्थान था, 27वां
था और हिमालयी राज्य के रूप में इसका क्या था, 11वां राज्य था। ठीक है, तो ऐसे आपको बेस बनाते हुए चलना है। अगर वहीं हम बात करें एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो देखो सबसे पहले हमने बताया असम आया था। तब कब, ये स्वतंत्रता से पूर्व ही आ गया था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व से हिमालयी राज्य के रूप में असम उभर जाता है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो 438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो आपका असम है, ये असम कितने कितने वर्ग क्षेत्र किलोमीटर में, 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद हमने बताया 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर, ठीक है, दूसरा राज्य हिमालयी राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। उसके बाद नागालैंड 1966 में आता है। 16,579 क्या है इसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में अस्तित्व में आया। 55,673 वर्ग क्षेत्र में किलोमीटर में फैला हुआ यह राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। मेघालय 1972 में हिमालयी राज्य के रूप में उभरता है। 22,429 इसका क्या है, क्षेत्रफल है। मणिपुर की बात करें तो 1972 22,327 इसका क्षेत्रफल है। त्रिपुरा की बात करें तो 1972 में ही। ठीक है, 3 राज्य आपको एक साथ याद रखना है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों हिमालयी राज्य के रूप में कब आते हैं, 1972 में आते हैं। तो त्रिपुरा की हम बता रहे थे कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, सिक्किम हमने बताया इंपोर्टेंट है। सिक्किम 1975 में हिमालयी राज्य के रूप में उभरता है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1987 हो गया, मिजोरम हो गया 1987। अरुणाचल प्रदेश की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 हो गया। अगर मिजोरम की बात करें तो 20,000 कितना 987 इसका क्या है, क्षेत्र में फैला हुआ आपका क्या है, मिजोरम राज्य है। और उत्तराखंड आपको पता है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आता है। 11वां हिमालयी राज्य और देश का 27वां, हमने बताया 53,484 या 83 क्या वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ये हमने इसका क्या जाना, हमने जनरल इंट्रोडक्शन जाना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे इसका थोड़ा भौगोलिक दृष्टि देख लेते हैं कि ग्लोब में इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, उत्तराखंड की अगर ग्लोब में स्थिति की बात करें तो 28 डिग्री 43 उत्तर से लेके 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश, और पूर्व में बात करें तो 77 डिग्री 34 से लेके 81 डिग्री 22 पूर्वी देशांतर के मध्य आपका उत्तराखंड है। ठीक है, ग्लोब में, ठीक है, ग्लोब में जो पृथ्वी का वास्तविक रूप है, ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का वास्तविक रूप होता है। तो वही ग्लोब में हम बात कर रहे हैं इस राज्य के बारे में, तो 28 डिग्री 43 उत्तर से लेके 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, और पूर्व में बात करें तो 77 डिग्री 34 पूर्व से लेके 31 डिग्री 22 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल हमने अभी आपको बताया 53,484 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो देश के क्षेत्रफल का कितना है, 1/6। ठीक है, यहाँ 1.6 भाग बोल सकते हैं हम। ठीक है, अधिकतम लंबाई पूछेगा तो 358 किलोमीटर। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगर इसकी अधिकतम लंबाई पूछेगा तो 358 किलोमीटर, और चौड़ाई पूछेगा 320 किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तराखंड। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। ठीक है, और पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से 20वां स्थान है। दोनों ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसके बाद 21 में होनी थी, हो नहीं पाई क्योंकि कोविड-19 था। तो 2011 के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका 18वां स्थान था, जबकि पॉपुलेशन की बात करें तो इसका कौन सा 20वां स्थान था उत्तराखंड का। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये ऐसे फैक्ट आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है, देखो समुद्र तल से अगर इसकी अधिकतम ऊंचाई की बात करूं तो समुद्र तल से इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 7,816 मीटर है। और सामान्य अगर बात करें तो प्रदेश का न्यूनतम तापमान कितना है, तो 1.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। और अधिकतम की बात करें तो 40.5, ठीक है, 40.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ठीक है, सबसे न्यून तापमान
यहाँ उत्तराखंड का कितने तक पहुँच जाता है, 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है आपकी, ठीक है, किस में होती है बता मुझे, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक गर्मी होती है तो 40.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा पूछेगा तो 1079 मिलीमीटर, ठीक है, तक रहती है सर्वाधिक वर्षा। जैसे अगर हम बात करें भारत की दृष्टि में चेरापूंजी, मासिनराम, ठीक है, वैसे ही प्रदेश की दृष्टि अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा कहाँ मापी गई है, नरेंद्र नगर में मापी गई है। कहाँ, नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा मापी गई है। जैसे भारत का आपको पता है चेरापूंजी मौसिनराम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रदेश में द्वाराहाट क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, द्वाराहाट क्षेत्र में होती है, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ बताया हमने, नरेंद्र नगर में बताया, और सबसे कम कहाँ बताया हमने, द्वाराहाट क्षेत्र में बताया। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या कितना, 34,662 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य है ये हिमालयी राज्य है, आपको पता है, ठीक है। जो वन क्षेत्र में इसका फैलाव कितना है, अगर बात करूं इसका वन क्षेत्र में इसका फैलाव कितना है तो 34,662 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वन है। बाकी राज्य का भौगोलिक विस्तार पर्वतीय एवं मैदानी भाग तक है, ठीक है। पर्वतीय भाग और मैदानी भाग, मैदानी भाग आपका आप क्या आ जाएंगे, हल्द्वानी हो गया, किच्छा हो गया, उधम सिंह हो गया, खटीमा हो गया, ये आपका क्या किच्छा हो गया, सितारगंज हो गया, ये आपका मैदानी भाग में आ जाते हैं, ठीक है। देखो जिसका विभाजन अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम चार उसमें करते हैं। जैसे हम इंडिया ज्योग्राफी में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने बताओ, हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, हमने बृहद हिमालय पढ़ा, हमने मध्य हिमालय या लघु हिमालय पढ़ा, हमने शिवालिक हिमालय पढ़ा। वैसे ही उत्तराखंड में अगर इसकी बात करूं तो यहाँ महान हिमालय क्षेत्र आता है, दूसरा मध्य हिमालय क्षेत्र आता है, तीसरा शिवालिक हिमालय क्षेत्र आता है, और चौथा गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है, ठीक है। आप एक एक करके हम चारों की स्थिति जान लेते हैं, ठीक है। जो चार हिमालय आपके यहाँ, महान हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र, शिवालिक हिमालय क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र, चारों का हम ऊंचाई जानेंगे, कितने किलोमीटर में इसका फैलाव है, ठीक है, कौन सी नदियाँ इस क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है, इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका महान हिमालय जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई कितनी है, 4,800 मीटर से कितना है, 6,000 मीटर के मध्य पाया जाता है, ठीक है। जो महान हिमालय क्षेत्र है उत्तराखंड में ये कितना 4800 से लेके 6,000 मीटर के मध्य में पाया जाता है। अगर इसकी चौड़ाई पूछेगा तो कितना लगभग है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, लगभग कितना, ये 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। और भारतीय मानसून के हिसाब से ये क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है आपका महान हिमालय क्षेत्र। यहाँ से प्रमुख नदियाँ आपको पता है भागीरथी, अलकनंदा और यमुना का उद्गम इसी स्थान से होता है। कहाँ से, महान हिमालय से होता है। अगर भागीरथी और अलकनंदा की बात करूँ तो भागीरथी गोमुख उत्तरकाशी से निकलती है, गोमुख गंगोत्री उत्तरकाशी से निकलती है, देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है, और वहाँ से देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। वहाँ से दोनों के संयुक्त रूप को हम गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा सबसे पहले मैदानी रूप में कहाँ अपने हरिद्वार में उतरती है, ठीक है। हरिद्वार के बाद ये कहाँ बताओ मुझे, हरिद्वार के बाद कहाँ उतरती है और कहाँ ये अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को, बताओ मुझे फटाफट, 4 नवंबर है क्या, फटाफट बताएंगे मुझे, ठीक है। और गंगा नदी का जो राष्ट्रीय जीव है डॉल्फिन है, सुसु कहा जाता है, अंधी डॉल्फिन इसे कहा जाता है। जो अंधी डॉल्फिन है सुसु इसका नाम है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन इसे कहते हैं। ये शुद्ध पानी की जीव है, ठीक है। एक आपको गंगा में मिलती है, एक आपको ब्रह्मपुत्र में मिलती है डॉल्फिन, ठीक है। तो जो हमने बताया यहाँ से महान हिमालय क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती है, भागीरथी है, अलकनंदा है, यमुना है। यमुना निकलती है यमुनोत्री से और मिलती है कहाँ गंगा में, प्रयागराज में मिलती है यमुना, ठीक है। यमुना की बाईं तट की दाईं तट की नदियाँ हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, महत्वपूर्ण है। जो नदियों से हम अपवाद क्षेत्र वाला सेशन लाएंगे उनमें इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। आप और भी समझ के आप बना पाओगे नदियों के बारे में, अपवाद क्षेत्र के बारे में, कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ अपना जल विसर्जित करती है, कितना किलोमीटर बहती है, और कि कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, और उन पे कौन से विद्युत परियोजनाएं चली जा रही है। तो ऐसे हम सारे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो ये हमने महान
हिमालयी क्षेत्र के बारे में चर्चा परिचर्चा की और जून से सितंबर के मध्य औसतन यहाँ कितना 100 से 200 मिलीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पे, महान हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका जो क्षेत्र है वो आपका क्या है, वो है मध्य हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है, मध्य हिमालयी क्षेत्र की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से सरयू हो गया, गोमती हो गया, रामगंगा हो गया, नयार आदि कई नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है, मध्य हिमालयी क्षेत्र से है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो चोटियां हैं 3000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई में पाई जाती है। जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ जो चोटियां हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। सरयू हो गया, गोमती हो गया, रामगंगा, नयार आदि यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। यहीं से उनका क्या होता है, उद्गम स्थल उद्गम होता है। ठीक है, देखो इंपोर्टेंट क्या होता है, आपसे पूछ लेगा कि नैनीताल कौन से हिमालय में आता है, तो कौन से हिमालय में आता है, ये सभी मध्य हिमालय में। ठीक है, ये सभी कहाँ आते हैं, मध्य हिमालय में आते हैं। कौन कौन से आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन देगा, या 4 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य हिमालयी क्षेत्र में आता है। तो मध्य हिमालयी क्षेत्र में आने वाला नैनीताल आपका मध्य हिमालयी क्षेत्र में आता है। ठीक है, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया। अल्मोड़ा और आपको नैनीताल याद रखना है, और उत्तरकाशी, ये सब किस में आते हैं, ये मध्य हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। अगर वहीं बात करूं तो यहाँ झीलों की बात करो तो नैनी झील, ठीक है, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया आदि यहाँ की क्या है, प्रमुख झील है। भीमताल के बारे में सबसे गहरी है क्या, मुझे बताना। ठीक है, पश्चिम में भीमताल, पूर्व में नैनीताल, या पश्चिम में नैनीताल या पूर्व में भीमताल, बताएंगे मुझे फटाफट। ठीक है, तो इतना आपके लिए यहाँ से क्या होगा, इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, महान हिमालय हमने पढ़ा, मध्य हिमालय हमने पढ़ा। अब आपके लिए तीसरा है शिवालिक हिमालय है। ठीक है, शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो इससे जितने भी आपके लिए महत्वपूर्ण, आपको क्या याद रखना है, शिवालिक हिमालय से आपको क्या रखना है, यहाँ जो शिवालिक हिमालय है, ठीक है, मध्य हिमालय के बाद जो शिवालिक हिमालय आता है, इस क्षेत्र में पहाड़ियों की ऊंचाइयों की बात करो तो 750 से 1200 मीटर के मध्य पाया जाता है। इस क्षेत्र का जो तापमान रहता है शीतकाल में 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, जो शिवालिक क्षेत्र है, यहाँ तापमान शीतकाल में 4 डिग्री सेल्सियस, ग्रीष्मकाल में कितना 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ग्रीष्मकाल में मानसूनी वर्षा औसतन पूछेगा तो 150 से 220 मिलीमीटर के मध्य यहाँ का क्या रहता है, वर्षा का क्या रहता है, औसतन वर्षा होती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में अगर पेड़ों की बात करें तो आंवला हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, बांस आदि इस क्षेत्र की क्या है, प्रमुख क्या है, वृक्ष हैं, यहाँ की वनस्पति हैं। ठीक है, और जो ये बांस है, देवदार है, चीड़ है, साल है, शीशम है, आंवला है, ये शिवालिक हिमालय के क्या है, प्रमुख क्या है, बताओ मुझे, ये प्रमुख क्या है, वनस्पतियां हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र मसूरी हो गया, लैंसडाउन हो गया, रानीखेत हो गया, चक्राता हो गया, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, खिरसू हो गया, कौसानी हो गया। इंपॉर्टेंट है, शिवालिक हिमालय में पूछ लेगा 4 स्टेटमेंट बना के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद या कौन सा क्षेत्र या कौन सा पर्यटक स्थल शिवालिक हिमालय के मध्य आता है, तो कौन सा आता है, मसूरी आता है, लैंसडाउन आता है, रानीखेत आता है, चक्राता आता है, नैनीताल भी आता है, भीमताल भी आता है, खिरसू भी आता है, कौसानी भी आता है, इत्यादि आदि। ठीक है, ये प्रमुख पर्यटन स्थल किस में आते हैं, ये सभी किस में आते हैं, शिवालिक हिमालय में आते हैं। आपने नैनीताल पढ़ा था कि मध्य हिमालय में भी आता है, नैनीताल कहाँ, मध्य हिमालय में भी आता है, उसके साथ साथ ये शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में भी आता है। उसके बाद शिवालिक हिमालय क्षेत्र से आप नीचे आएंगे नैनीताल, नैनीताल से हल्द्वानी, हल्द्वानी से रुद्रपुर, उधम सिंह सितारगंज, जो उधम सिंह सितारगंज, खटीमा, रुद्रपुर, ये क्या है, ये मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। इसके बारे में भी हम परिचर्चा कर लेते हैं। चौथा जो आपका भाग है, ये आपका क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो यह क्षेत्र लगभग कितना 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा है। कितना, 10 से लेके 25 किलोमीटर क्या है, ये चौड़ा है। इस क्षेत्र में हमने पहले बताया काशीपुर हो गया, किच्चा हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है, देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, ये आते हैं। ठीक है, आप जैसे पहाड़ से नीचे आएंगे, मैदानी क्षेत्र को आएंगे, तो मैदानी क्षेत्र मैंने बताया कि जो नैनीताल है मध्य हिमालय में भी पड़ता है, शिवालिक हिमालय में भी पड़ता है। शिवालिक हिमालय की बात करें तो नैनीताल के बाद हल्द्वानी नैनीताल में ही आता है। ठीक है, उसके बाद मैदानी क्षेत्र में अगर आप हल्द्वानी आ गए, हल्द्वानी से रुद्रपुर वाली उधम सिंह यूएस नगर जाएंगे, किच्छा आएंगे, उधम सिंह नगर हो गया, देहरादून, पौड़ी, ये कुछ जिले के आते हैं, ये सभी मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है,
बाकी आपको पता है कि जो यूरेशियन अथवा तिब्बत प्लेट भारतीय जो हिमालय का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, ठीक है, वो हमने पहले एक वीडियो में चर्चा की थी। बाकी जो उत्तराखंड का क्षेत्र है ये जॉन 4 या 5 में आता है। भूकंप की दृष्टि से सबसे संवेदनशील है, 5 जॉन 5 में आता है, ठीक है। सर्वाधिक भूकंप होने के यहाँ पे क्या है खतरे आते हैं। और बाकी वही बात को तो भारतीय उपमहाद्वीप को मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन द्वारा क्या किया जाता है, उत्तर की ओर से क्या किया जाता है, इसे खिसक रही है, क्रमशः चमोली, गोपेश्वर, गंगा घाटी से होते हुए कुमाऊं के कई क्षेत्रों से होके नेपाल तक यह जाती है, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड में कुछ भयानक भूकंप आए थे, ठीक है, महत्वपूर्ण भूकंप है, ठीक है। देखो मई 1803 और अक्टूबर 1991 में क्या बहुत ही भयानक भूकंप आए। इनकी तीव्रता 6 से अधिक तीव्रता वाली है ये, ठीक है। तो उत्तरकाशी में कब, मई 1803 और अक्टूबर 1991, बद्रीनाथ में सितंबर 1803 में आया था, मसूरी में मार्च 1842 हो गया, नैनीताल में फरवरी 1851 में भी आया, जुलाई 1969 में भी आया था, ठीक है। धारचूला बजांग की बात करूँ तो देखो सर्वाधिक भूकंप आए हैं कहाँ पे, धारचूला बजांग में, ठीक है। अक्टूबर 1916 में आता है, मार्च 1935 में आता है, दिसंबर 1958 में आता है, मई 1979 में आता है, जुलाई 1980 में आता है, ठीक है। देहरादून में अक्टूबर 1947 में आया, सॉरी 37 में आया, 47 नहीं सॉरी, देहरादून की बात करें तो अक्टूबर 1937 में आया था, यहाँ पे भयानक भूकंप आया था। अल्मोड़ा में 1945 जून 1945 में, सेराघाट मई 1979 में, चमोली मार्च 1999 में। 1999 क्यों महत्वपूर्ण है, G20 आप कनेक्ट करोगे, क्यों मैंने G20 बोला, क्यों मैंने 1999 बोला, ठीक है। जो ये उपरोक्त भूकंप है ये कितने 6 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप थे, ठीक है। जिन क्षेत्रों के भूकंपों के बारे में हमने बात की ये सब कितने हैं, 6 से अधिक तीव्रता वाले क्या हैं, भूकंप हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड का कुछ हम क्या जान लेते हैं, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। आपका इम्पोर्टेंट क्या होगा, तो आपको पता है हैली नेशनल पार्क, ठीक है। हैली नेशनल पार्क कब तक जाना जाता था, आज इसका नाम क्या हो गया, कार्बेट नेशनल पार्क हो गया। जिम कार्बेट के नाम से आप इसे जानते हैं। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, वेलकम हेली द्वारा। नेशनल हेली पार्क इसलिए इसे जाना जाता है, कार्बेट नेशनल पार्क इसे जाना जाता है, ठीक है। बात करूं तो यहाँ कितने 6 राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्यजीव विहार, ठीक है। ये 7 वन्यजीव विहार और 6 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, यहाँ उत्तराखंड पे, ठीक है। एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय हैली नेशनल पार्क, बीच में इसका नाम अगर बात करूं तो स्वतंत्रता के समय इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसका नाम कर दिया गया था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जनघनत्व कितना था। जनघनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर या इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनघनत्व बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो 2011 के अनुसार कितना था, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की थी, हरिद्वार की थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 के अनुसार हरिद्वार की, सबसे कम रुद्रप्रयाग की, ठीक है। स्त्री पुरुष का अनुपात कितना था, 963 था। और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात रहा वो किस राज्य का रहा, आप मुझे बताना किस राज्य का, किस क्षेत्र का, किस जनपद का रहा। बाकी यहाँ जनजातियाँ आपको पता है, यहाँ पे कौन कौन सी भोटिया जनजाति हो गया, ठीक है। और कौन कौन सी बता मुझे, जौनसारी होगी, थारू होगी, राजी होगी, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख जातियाँ हैं, ठीक है। और बात करूँ वहाँ तो राज्य का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो क्या है आपका, वो समुदाय आपका जौनसारी है, ठीक है। जो देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में निवास करती है, नैनीताल के मध्य और वहीं उधम सिंह नगर हो गया, इनके सीमांत क्षेत्र में रहती है थारू जनजाति, राज्य की दूसरी है, ठीक है। थारू जनजाति राज्य की दूसरी जनजाति है। जबकि उच्च हिमालय पर निवास करने वाली भोटिया जनजाति में मौसमी प्रवास का प्रचलन है, ठीक है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है, भोटिया रहती है। और मौसमी प्रवास मतलब कि मौसम के अनुसार ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जाते रहते हैं, ठीक है। अब देखो जो उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड से जो प्रतीक चिन्ह है तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। राज्य निर्माण के पश्चात 2001 में राज्य चिन्हों और प्रतीकों का निर्धारण किया गया था। इसके अनुसार गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत की एक श्रृंखला के ऊपर अशोक की लाट अंकित है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मुंडक उपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते इसमें क्या है, उद्धृत है, लिखा हुआ है। और ऊपर गंगा नदी के प्रतीक के रूप में 4 लहरें भी अंकित हुई है, ठीक है।
कस्तूरी मृग यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय क्या है, पशु है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस क्राइसोगोस्टर है, ठीक है, मास्कस क्राइसोगोस्टर किसका है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसके जो मृग जो इसके नाभि से जो सुगंध आती है, अद्वितीय सुगंध आती है, उससे बहुत सारी बीमारियों का क्या होता है, इलाज होता है, जिसके कारण इसका क्या होता है, कस्तूरी महंगी है तो इसका अवैध क्या होता है, अवैध शिकार भी होता है, जिसके लिए चमोली में कांचुला खर्क की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र कांचुला खर्क की स्थापना आप मुझे बताना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। राज्य पक्षी मोनाल आपको पता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस, ठीक है। इम्पीजेनस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। पर्वतों के कठोर चट्टानों के क्षेत्र में रहता है, ठीक है। और यहाँ का अगर पूछेगा पुष्प तो ब्रह्म कमल, ठीक है। सुसूरिया अल्बर्टा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अगर बुरांस पूछेगा तो क्या है, रेडोडोडोन अर्बोरियम इसका क्या है, बुरांस का वैज्ञानिक नाम है, जो यहाँ का क्या है, राज्य वृक्ष है, ठीक है। अब देखो आगे हम चर्चा परिचर्चा करेंगे नेक्स्ट वाली सीरीज में, जो उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत हैं, ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत हैं, उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ऐतिहासिक स्रोत में भी हम साहित्यिक स्रोत जानेंगे और पुरातात्विक स्रोत जानेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में हम क्या जाएंगे, ग्रंथों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है, ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। यहाँ से जो ग्रंथों उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की जानकारी जिन ग्रंथों से मिलती है उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। और पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, लाख गुफा हो गया, ठीक है, गोरखा हो गया, किमनी हो गया, ठीक है, इन हुडली हो गया, इनके बारे में हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड जनरल इंट्रोडक्शन से पहला भाग हमारी जो प्रवक्ता संवर्ग लेक्चरार का एग्जाम होगा उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, उसी की दृष्टि से आपका आगामी एसआई के एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे 101%, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। बाकी इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप कहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगा। थैंक यू सो मच।